आप सभी का फिर से स्वागत है पार्टनर्स एजुकेशन के अंदर। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले तो वीडियोस जो हैं वो आप अगर सर्च करेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्टनर्स एजुकेशन तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स के बारे में, जो कि है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का अगर हिंदी में मतलब निकाले तो उसका मतलब मूल अधिकार। मतलब किसी भी व्यक्ति नहीं, एक्चुअली हर व्यक्ति के पास अपना राइट होता है। ये राइट कौन देता है भाई? तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मतलब ये सारी राइट्स हमें मिलती हैं। और हमारा जो संविधान है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब बना था? 26 नवंबर 1949 के अंदर, जबकि इसे लागू कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950 के अंदर। ये सारी कहानी जो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बेसिक फीचर्स, इन सब से रिलेटेड वो आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी, जिसे आप सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर चैनल के सबसे लास्ट में जाएंगे तो आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं और ये राइट्स किस किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो जो राइट्स है, जो मूल अधिकार है, हर एक व्यक्ति को मिलता है। और ये अधिकार मतलब अगर मेरे पास राइट ऑफ स्पीच है तो मेरा राइट ऑफ स्पीच मेरे से ना तो गवर्नमेंट और ना ही कोई और व्यक्ति छीन सकता है। मेरा राइट मेरे पास ही रहेगा, मुझसे कोई और नहीं छीन सकता, अनलेस एंड अनटिल मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ या फिर कुछ मैं ऐसा काम ना कर दूँ जिससे कोई और रिलीजन या फिर किसी और कास्ट को हम पहुँचे। ठीक है, तो जब तक मैंने किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मैं किसी और दूसरे धर्म या फिर दूसरे जाति को ठेस पहुंचा रही हूँ, तब तक मेरे राइट को कोई भी नहीं छीन सकता। किसी के पास ये हक नहीं होता, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के पास भी ये हक नहीं होता कि वो जाकर किसी व्यक्ति का राइट ऑफ स्पीच या फिर राइट ऑफ इक्वालिटी या फिर राइट टू एजुकेशन कुछ भी छीन नहीं सकता। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपने पहले बात समझ ली कि आपका राइट जो है वो ना तो कोई पब्लिक, ना तो कोई गवर्नमेंट, ना तो कोई अफसर, ना ही कोई नेता, कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, बात करते कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमारे पास आता है ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारे पास मतलब हमको राइट्स क्यों दिए गए हैं? ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो बस 2-3 ही राइट्स दिए जाते या फिर राइट्स ही नहीं दिए जाते तो क्या होता? जैसे मान लो कोई भी कैदी जो होता है उसे बोलते हैं ना कि जेल जो होता है वो नरक होता है। जेल नरक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर उसका 96% ऑफ द राइट्स को छीन लिया जाता है। उसके पास राइट टू स्पीक नहीं होता, वो कोई काम नहीं कर सकता अपने मन का, उसे काम करवाया जाएगा कुछ ऐसा जो कि अपने फ़ायदे के लिए हो, सरकार के फ़ायदे हो। जैसे कि अगर आपने मूवी देखी होगी तस्वीर, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि एक नेता होते हैं, सीएम होते हैं एक्चुअली, उन्हें जेल चले जाते हैं किसी घोटाले के तहत। तो उन्हें क्या करवाया जाता है? उनसे कुर्सी बनवाई जाती है। क्यों ऐसा? उनकी जो सुपरिटेंडेंट है वो उनसे कुर्सी बनवाती है। क्यों बनवाती है? उसके पीछे के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। पर उनका जो अधिकार था, सोचो वो एक सीएम थे, हरियाणा के वो सीएम थे या फिर शायद हरियाणा के थे, तो उन सीएम को एक कुर्सी बनवाया जा रहा है। मतलब उनका जो राइट था, उनका जो भी पावर था, वो सब छीन लिया गया है। इसीलिए बोलते हैं कि जो जेल होती है वो सबसे ज़्यादा नर्क होती है इस धरती के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो राइट्स होते हैं उसका हमारे पास यूज़ क्या होता है। तो जो राइट्स है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवा सकते हैं। राइट, अगर मान लो मैं हूँ और मेरे किसी ने मेरा राइट ऑफ स्पीच छीन लिया, तो मैं बाहर जाऊँगी तो मैं बोल नहीं सकती। मैं मान लो कोई टेड टॉक देख रही हूँ या फिर मैं किसी भी प्रोटेस्ट में गई या फिर कहीं पे भाषण चल रहा है और मेरे पास राइट ही नहीं है बोलने का, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी। तो मान लो नेता कुछ गलत बोल रहा है या फिर कोई कुछ और बोल रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, मेरा राइट छीन लिया गया है। इसलिए अगर हमारे को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को पढ़ाना है, तो हमारे पास राइट्स होने चाहिए, जो कि हमारे पास है। फिर दूसरी पॉइंट ये है कि आपको फ्रीडम मिलता है। ये राइट्स में ही आता है, राइट टू फ्रीडम मिलता है, जिसके कारण आप एक सुखी और एक वर्दी जीवन जीते हो। ठीक है, कोई पर्सन होंगे जिसका राइट मान लो छीन लिया गया है तो वो उनका जीवन ही सुखी नहीं रहेगा। जैसे कि जेल का कोई कैदी, उसका पूरा राइट छीन लिया गया, वो कैसे खुश रहेगा? उसे वो काम करना पड़ा जो उसे पसंद नहीं है, उसे कुछ बोला नहीं जाता, उसे खाना दिया जाता है ऐसा जो कि कोई इंसान मतलब ऐसे ही नहीं खा सकता। राइट, इसलिए बोलते हैं कि अगर आपके पास राइट है तो आप एक सुखी और एक वर्दी जीवन जी सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आप हर एक सिटीज़न, इस भारत का हर एक सिटीज़न इक्वल है, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो। ठीक है, सभी के सभी क्या है? इक्वल हैं। इक्वल दूसरे डोमेन में है। और कैसे इक्वलिटी है, इसके लिए भी आपको राइट्स पढ़ना है, जो कि हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को या फिर किसी के ऊपर
शोषण हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, जैसे मान लो चाइल्ड लेबर हो रहा है और आपने देख लिया, आप या फिर आपके पेरेंट्स ने देख लिया, फिर किसी ने भी देख लिया जो कि बड़ा हो, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वो बोलता है कि चाइल्ड लेबर को बंद करो। या फिर जैसे मान लो होता है ना कि हम लोग देखते हैं कि सड़क पे क्या करते हैं, एक आदमी है जो ताश खेलने में लगा है और उसने अपने बच्चे को काम पे लगा रखा है कि भाई तू जा और जाके भीख मांग, पैसे इकट्ठे कर। और वो क्या करता है बेचारा, दिन भर थक के आकर आता है, जितने भी पैसे मिलते हैं उसके बाप उसे मार मार कर छीन लेता है। अब छीनने के कारण वो फिर से अगले दिन जुए में हार जाता है, राइट। तो अगर किसी ने ये साइकिल देख लिया, फिर उसने देख लिया कि कोई चाइल्ड जो है वो रास्ते में जाकर भीख मांग रहा है, तो उसके पास राइट है उस चाइल्ड के लिए कि वो जाकर एक्शन ले सके। वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, चाहे वो हाई कोर्ट पहुंच जाए, और उसके पेरेंट के खिलाफ एक्शन होगा। वो हो सकता है उस पेरेंट के साथ जो होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने या फिर जो हाई कोर्ट है वो जाने, राइट। तो किसी के खिलाफ अगर शोषण हो रहा है तो उससे भी हमारा जो राइट्स है वही हमें बचाता है। फोर्थ पॉइंट देते हैं कि अगर कोई भी सिटीज़न है, उसके पास अगर किसी ने गलती से उसके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह कर दी, जबकि वो मतलब उसने कुछ किया एक्चुअली है नहीं, तो उसके पास राइट है कि वो डायरेक्टली किसी भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। वो चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकता है। उसके पास उसका खुद का राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और उसे कोई और नहीं रोक सकता। अब ये राइट कहाँ से आया, इसके लिए आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे की वीडियोज़ में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है राइट्स की। तो हमने देख लिया इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स की, हम सभी सिटीजन इक्वल है, सभी जितने भी हक हैं, क्या क्या राइट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप चाहे एक नेता हो या फिर आप चाहे शाहरुख खान ही क्यों ना हो, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको भी सज़ा होगी। या फिर आप चाहे कोई आम आदमी ही क्यों ना हो, आपने कोई क्राइम किया है तो आपको भी सज़ा होगी। मतलब यहाँ पर चाहे वो शाहरुख खान हो या फिर चाहे कोई ऐसा इंसान जो कि आम इंसान हो, तो दोनों के ऊपर एक ही नियम और कानून लागू होगा, ठीक है। मतलब ये यूनिवर्सल है। कोई भी आ जाए, चाहे वो सीएम आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हो, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और उसके खिलाफ जो जुर्म है, जो क्राइम है, उसके लिए आदमी के पास प्रूफ है। देखो, पहली बात तो ये जो कानून है वो अंधा है, ठीक है। आपने देखा होगी कानून की जो फोटो मूर्ति होती है, कोर्ट वगैरह का सीन देखा होगा, तो उसके आंखों पे पट्टी बंधी है, ठीक है, काला पट्टी। ये क्या कहता है वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि जो कानून है वो अंधा है, उसे कुछ नहीं दिखता। आप मुंह से दावा नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। आपके पास अगर प्रूफ होगा तब कानून आपका। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कानून जिसके पास प्रूफ है, भले वो असली हो नकली हो, उसका कानून हो जाएगा, है ना। तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है। चाहे वो आप शाहरुख खान हो, चाहे कोई इंसान हो, नॉर्मल आम आदमी, उसके लिए सबके लिए कानून सेम रहने वाला है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास प्रूफ हो तो। दूसरा ये कि वो जस्टिस देता है। कानून क्या देता है? न्याय देता है। न्यायपालिका है वो, ठीक है। सबको न्याय मिलना चाहिए, और न्याय के लिए सबसे अच्छी बात है ये प्रूफ ले लो, ठीक है। प्रूफ रहेगा तो न्याय आपका, नहीं होगा तो जिसके पास प्रूफ उसका न्याय, ठीक है। फिर चौथा ये है कि जब तक आप किसी और धर्म को या फिर किसी और व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, उसको हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, तब तक कानून आपका, तब तक राइट्स आपकी। और जैसे ही आपने किसी को चूं-चां कर दी, किसी को छेड़खानी कर दी, बस कानून तो अंधा हो गया। कानून को चाहिए प्रूफ आपके खिलाफ होगा क्योंकि आपने चूं-चां की है ना। समझ गए? तो जस्टिस चाहिए, जस्टिस मिलता है कानून के अंदर, अन्याय नहीं होता, न्याय होता है, ठीक है। और जब तक आपने किसी को छेड़खानी नहीं की तब तक कानून आपका, तब तक राइट्स आपकी। जैसे आपने छेड़खानी कर दी, कानून किसी और का, ओके। और ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट ये कि सस्पेंडेबल होता है। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास राइट ऑफ स्पीच है, मेरे पास राइट टू लिव है, मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, पर अगर बाई चांस किसी नेशन के अंदर क्या आ गया, नेशनल इमरजेंसी पड़ गई, ठीक है। अगर किसी नेशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी पड़ गई तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो राइट्स है वो किसी भी कौन सी राइट होगी वो तो उस इमरजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल दे तो इस टाइम क्या हुआ था, हमारे पास कोरोना आया था, राइट। पिछले 2 साल के अंदर हमें पता चल गया कोरोना क्या होता है, और हमारे पास एक राइट होता है, मतलब एक राइट है कि अगर किसी में अनटचेबिलिटी है, मतलब जैसे आज के ज़माने में तो लोग बहुत कम करते हैं, पुराने ज़माने में होता था ना कि जो छोटी कास्ट का है तो अपर कास्ट वाले बोलते थे कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसे नहीं छूंगा, इसका छुआ हुआ इसको। अगर कोई लोअर कास्ट वाला व्यक्ति अपर कास्ट के बगल में भी आकर खड़ा हो गया तो उसे मार कर एकदम उसका
हालत बहुत ख़राब कर देते थे, ठीक है। तो ये जो राइट था कि अनटचेबिलिटी वाला राइट, ये एज अ क्राइम देखा जाता था। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। पर अभी क्या था, हम लोग किस मैटर पे बात कर रहे हैं, हम मैटर पे बात करें कि अनटचेबिलिटी, ठीक है, कि मतलब टच वाला सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। अगर अनटचेबिलिटी वाली बात है मतलब ये क्राइम है। लेकिन कोरोना आया, कोरोना ने हमें सिखाया कि भाई तुम दूर दूर रहो तो ही बेहतर है। कोई बगल में कोरोना का पेशेंट आ गया तो हम उससे 100 कदम दूर भाग जाते, भाग भाई भाग भाग जा, वरना तेरे को भी हो जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो राइट है, राइट ऑफ अनटचेबिलिटी, अब वो व्यक्ति आके नहीं बता ये मेरे से दूर भाग रहा है, फिर मेरे को तो केस करना है, ऐसा नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे राइट बदल चुका है। यहाँ पे तो भाई उस पर्सन को डिजीज है ना, इसलिए हम भाग रहे हैं। इस थोड़ी ना कि वो लोअर कास्ट गए फिर अपर कास्ट, इस वजह से थोड़ी ना भाग रहे हैं, ठीक है। तो जब तक किसी नेशन के अंदर नेशनल इमरजेंसी नहीं आ रही तब तक तो राइट ही रहेंगे। जैसे ही कोई भी इमरजेंसी आ गई तो राइट्स बदल जाएंगे, ठीक है। आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब देखते हैं कि राइट ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि राइट ऑफ इक्वालिटी क्या कहती है। जो राइट ऑफ इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जाती है, ठीक है। तो हम इसके अंदर बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है और आर्टिकल 18 क्या कहता है, ठीक है। सो मेरे पास है मेरे नोट्स, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उससे देखकर पढ़ाऊंगी ताकि मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूँ। तो आर्टिकल 14 ये कहता है, इसके पास दो चीज़ें आती हैं। मतलब कोई भी आर्टिकल होगा तो उसके अंदर होता है कि जैसे मान लो आर्टिकल 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, तो इसको लिखेंगे आर्टिकल 14 पार्ट 1, आर्टिकल 14 पार्ट 2, ऐसे करके यूजुअली लिखते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है तो आप पहले लिखोगे कि आर्टिकल 14 के पास तो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 क्या कहता है वो लिखोगे, फिर पार्ट 2 क्या कहता है वो लिखोगे। तो आप क्या यूज़ करोगे, यूजुअली हम यूज़ करते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है। ये रोमन नंबर्स आपको पता होगा ऑब्वियसली, क्लास 8 तक तो आपने पढ़ाई की होगी रोमन नंबर्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल 14 का जो पार्ट 1 है ये कहता है कि EBL, और आर्टिकल 14 का पार्ट 2 क्या कहता है, EPL। अब आधे बच्चों ने ये क्या पढ़ा दिया, EBL क्या है, EPL क्या है। देखो EBL कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और EPL कहता है कि इक्वालिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर कह लो इक्वालिटी फॉर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। मतलब ये कि EBL मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का हिंदी का मतलब ये है कि वो कहता है कि कानून के सामने, लॉ के सामने, बिफोर मने सामने, पीछे नहीं, बिफोर मने सामने, तो सब कानून के सामने सब कोई एक सामान्य है, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम जनता हो, सब एक बराबर है। ये कहता है आर्टिकल 14 का पार्ट 1। मतलब किसी भी पर्सन को उसके कास्ट, क्रीड या फिर जेंडर, इन सब के बेसिस पे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो चाहे वो अपर कास्ट का क्यों ना हो, उसे भी वही सज़ा मिलेगी, वो अगर किसी लोअर कास्ट वाले ने जो जुर्म किया होगा उससे वो मिलेगी। ये रिलीजियन, ये कास्ट, ये पोस्ट, ये कुछ भी नहीं देखता आर्टिकल 14 का पार्ट 1। तो अगर मान लो कोई सिचुएशन आ गई जिसके अंदर एक बड़े ऑफिसर का बच्चा है जिसने मान लो अगर ड्रग्स लिया होगा, और वहीं पे दूसरा आम आदमी है जो मिडिल क्लास फैमिली का है, उसके बच्चे ने भी ड्रग्स लिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि कानून के सामने वो जो ऑफिसर का बच्चा है उसे छूट मिल जाए, उसे कोई जेल वगैरह ना हो, और दूसरे वाले वहीं मिडिल क्लास वाले बच्चे को जेल हो जाए। ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि भाई तुम जो भी हो, मेरे आगे तो तुम दोनों एक ही कटघरे में खड़े होने वाले हो, मेरे आगे तो तुम दोनों एक ही बराबर हो। और फिर ये कहता है इक्वालिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहता है कि जैसे मान लो आप बोलोगे कि अच्छा अगर सब कोई जब बराबर ही है तो क्यों ट्रेन के अंदर एक 5 साल के बच्चे के लिए हाफ टिकट लगती है, वहीं एक 20 साल के आदमी के लिए फुल टिकट क्यों लगती है। तो यहाँ पर बोलता है कि भाई देखो अब छोटा सा बच्चा है, उसके लिए क्या ही हम टिकट लेंगे। तो कुछ कुछ जगहों पर जो कानून है वो कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ एरियाज़ को छूट दे देता है, ठीक है। जैसे इस केस में एक छोटे से बच्चे को, तो जो चीज़ें कानून को किसी चीज़ मतलब जो चीज़ें कानून के लिए किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करवा रही हो,
तो उस चीज़ों के ऊपर कानून जो होता है वो छूट देता है। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी के अंदर भी छूट आएगी, लड़कियों को ज़्यादा छूट होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है, मतलब लड़के के हिसाब से। फिर वहीं कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फिर ये ऐसे रूल है, ये एक आर्टिकल के तहत एक रूल है कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 25% ऑफ रिजर्व करना पड़ेगा आपको वीकर सेक्शंस के लिए। इन सब के बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल जो 14 है वो समझ में आया होगा। इसके दो बातें हैं, पहला तो EBL और फिर दूसरा EPL, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कौन सा रिलेशन है? तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि गवर्नमेंट किसी पब्लिक से 5 चीज़ों के ऊपर मतभेद नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। गवर्नमेंट पब्लिक से 5 चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता। और वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? आइए देखते हैं। वो 5 चीज़ें ये हैं कि सबसे पहला तो कास्ट, ठीक है। मान लो कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, तो इसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा। जैसे मान लो एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके अंदर एक ऊंची जाति का बच्चा आया जिसके भी उतने ही मार्क्स है, मान लो 720 मार्क्स है, और एक छोटी जाति का है जिसका भी 720 मार्क्स है, तो गवर्नमेंट ये नहीं करेगा कि छोटे वाले बच्चे को ना ले और पहले वाले बच्चे को ले ले, मतलब जनरल वाले बच्चे को ले ले, ऐसा नहीं करेगा। गवर्नमेंट के लिए सब एक सामान्य होगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। अगर आपके सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पर उस जनरल वाले को मिल जा रहा है सीट, वहीं मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए आप कोर्ट पहुँच सकते हो, ठीक है। तो पहला तो कास्ट के बेसिस के ऊपर, फिर दूसरा क्रीड के बेसिस के ऊपर नहीं क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा सेक्स के बेसिस पे, मतलब आप लड़के हो या फिर लड़के हो इसके बेसिस में, या फिर आप ट्रांसजेंडर हो इसके बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। फिर चौथा आपका स्टेटस कैसा है इसके बेसिस पे नहीं कर सकता। और फिर पांचवा बर्थ ऑफ प्लेस कैसा है इसके बेसिस पे नहीं कर सकता। मतलब बर्थ ऑफ प्लेस का सिचुएशन ये ऐसा है कि जैसे मान लो एक बंगाल का स्कूल है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ बिहारी आए, या फिर मान लो जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर मान लो एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं होगा कि बंगाली वाले को, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है तो ऐसा नहीं होगा कि बंगाली वाले को घुसा लेंगे, बिहारी वाले को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो प्राइवेट है तो प्राइवेट के अंदर पता नहीं क्या ही चलता है, लेकिन जब तक वो गवर्नमेंट का स्कूल है या फिर गवर्नमेंट का कॉलेज है, उसके अंदर होगा कि तुम बिहारी हो या फिर तुम प्राइवेट हो। अगर तुम्हारा नाम मेरिट में है तो तुम्हारा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। सो आर्टिकल 15 यही कहता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि आर्टिकल 16 कहता है कि कोई भी जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, यहाँ पर आपके कास्ट के बेसिस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये अभी हमारे पास बात क्या हो रही है, राइट टू इक्वालिटी। तो जितने भी सारे टॉपिक्स आएंगे वो सारे समानता के ऊपर बात करें, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपको सभी फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। आपको इसरो का साइंटिस्ट बनना है, आपका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप कौन से धर्म से हो, आप कौन सी जाति से हो, आप कौन से कलर से हो, आप कौन से स्टेट से हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर मेरिट लिस्ट में आए हो, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो 100% तय है कि आपका एडमिशन होगा, अगर आपने उनका जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया है तो, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 16, ठीक है। मतलब कोई सा भी हो फील्ड, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, कुछ भी हो, आपको जो भी चीज़ करना है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा अन्याय हो रहा हो कि उसका कास्ट अच्छा था उसे ले लिया, हमारा कास्ट बुरा था हमें नहीं लिया, ऐसा अगर होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। ये था आर्टिकल 16 तक की कहानी। 17 कहता है कि हमने पहले बताया जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया था। पहले ज़माने में होता था कि अनटचेबिलिटी की प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, ठीक है। जैसे अपर क्लास वाले आए तो वो अगर लोअर क्लास वाले को देखेंगे तो बोले कि मैं इसके जूठा पानी नहीं पीने वाला, या फिर अगर इसने गलती से मेरे को पानी दे दिया, वो तो भाई कतई नहीं पीने वाले। वो उनसे जैसे अगर मान लो वो कुर्सी पे बैठे हैं अपर क्लास वाले, तो ये बेचारे नीचे वो भी 10 मीटर दूर बैठते थे, ठीक है, उतनी दूर से बातें होती थी, ओके। तो ये जो प्रथा थी ये एक पॉइंट पे आके ख़त्म हो गई और अभी तो स्वाहा हो चुकी है। क्योंकि अब क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ ऐसा हरकत कर दी और उस बच्चे ने या फिर उस बंदे ने जिसके साथ आपने ऐसी हरकत की है अनटचेबिलिटी वाली, उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसके पास प्रूफ है कि आपने ये किया है, तो ये एक क्राइम है। ये क्या है, अनटचेबिलिटी की प्रथा अब क्या हो गई है भाई, अब ये क्राइम हो चुकी है।
आपको आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको हो सकता है तो जेल भी हो जाए, ठीक है। और कितने साल की जेल होगी वो तो मेरे को नहीं पता, पर ये जो अनटचेबिलिटी वाला है वो अब एक क्राइम की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो कि है भी, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब ये कि पहले ज़माने में होता था ना कि हम बोलते थे महाराज विक्रमादित्य, महाराज शेखर तिवारी, जो भी हो, ठीक है। और फिर किसी, जैसे कि मान लो आपके पास है राय साहब, तो राय साहब लगाया है, अगर आपने नाम के आगे खान बहादुर लगाया या फिर सरदार बहादुर लगाया, तो अगर आपने नाम के आगे कुछ ऐसा बहादुर, साहब, महाराज या फिर ऐसे कुछ भी लगाए हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको बोला जाएगा कि ये जो लगाया है तुमने अपने नाम के आगे पीछे, उसे हटा दो। लेकिन ये जो आर्टिकल 18 है ये दो चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता, मतलब दो चीज़ों के लिए यहाँ पे छूट है, पहला एडुकेशन और दूसरा रैंक। एडुकेशन यानी जैसे मान लो आपने पढ़ाई की, आपने 5.5 साल की MBBS करने के बाद आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया, ठीक है, तो ये रहेगा, ये आपके नाम के आगे रहेगा क्योंकि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। आपने इसके लिए अपना पूरा जीवन पूरा जीवन नहीं, फिर भी 5.5 साल दिए हैं और उसके आगे की जितनी पढ़ाई हुई उसको तो दिया ही होगा, ठीक है। सो एडुकेशन के चक्कर में इस नाम को छोड़ दिया जाता है, इस सरनेम को छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई लोग PhD करते हैं तो उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लग जाता है, कोई लोग प्रोफेसर बनते हैं तो उनके नाम के आगे भी प्रोफेसर लग जाता है, ठीक है। तो इन सब सिचुएशन के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, जो टाइटल्स है उसको छोड़ दिया जाता है। वही रैंक की बात करें तो मान लो कोई DM है, मान लो कोई, जैसे कि मान लो कोई क्या है, DM है, ठीक है, या फिर मान लो कोई ASI है, या फिर मान लो कोई सब इंस्पेक्टर है, या फिर कोई मान लो ASP है, तो इन सब के नाम के आगे अगर ये रहेगा ASI राघव या फिर ASI अनिल, ऐसा कुछ रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मैंने सब समझा दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 14 का पार्ट 1 कहता है कि आपको लॉ के आगे, मतलब आप कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है, कोई भी कानून के आगे छोटा या बड़ा नहीं है, सब एक सामान्य है। फिर इक्वालिटी EPL क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर मान लो कानून को लगता है कि उसको छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटा है तो उसे मिल सकती है, ठीक। फिर आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आप गवर्नमेंट आप पब्लिक को 5 चीज़ों के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकता। पहला क्लास इन द सेंस कास्ट, क्रीड, कलर, स्टेटस और जेंडर, ठीक है, इसके बेसिस पे वो आपको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। फिर 16 कहता है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपके पास इजाज़त है, आप अपने हक के लिए फ़ाइट कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी ने आपका हक का गलत इस्तेमाल किया या फिर आपको जैसे ट्रीट करना चाहिए था वैसे नहीं किया तो आप ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 17 ये कहता है कि अगर आपने अनटचेबिलिटी की प्रथा अभी तक प्रचलन की है तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और आर्टिकल 18 कहता है कि अगर आपके नाम के अगर पद्मश्री, जैसे मान लो कोई लोग होते हैं जिन्हें पद्मश्री मिलता है फिर पद्म विभूषण मिलता है, तो वो अपने नाम के आगे ऐसे नहीं लगा सकते पद्मश्री राघव चित्रबद्दी, ऐसा नहीं कर सकते। पद्मश्री मिले ठीक है भाई, लेकिन तुम अपने नाम के आगे पीछे लगा के नहीं घूम सकते, ओ मेरे को पद्मश्री मिला, ऐसा नहीं कर सकते। आपको मिला है, हम आपका सम्मान करते हैं, पर आप अपने नाम के साथ उसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। वही लेकिन किसी को डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हुई है तो ऑब्वियसली आप जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम क्या कहता है। हमने राइट टू इक्वालिटी देख लिया, अब देखेंगे हम लोग राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो हमारे पास जो आर्टिकल्स आते हैं वो हमारे पास आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 19 को। और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो ये आर्टिकल 19 है इसे हम कहते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी के अंदर देखें तो हमारे शरीर का जो बैकबोन है वो सबसे शील होता है। अगर शरीर के जो बैकबोन है, जो हमारी जो बैकबोन है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी ग्लिच आया, मतलब थोड़ा सा भी अगर वो टूट फूट गया तो आदमी को पैरालिसिस भी मार सकता है, उसकी आदमी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जो आर्टिकल 19 है इसे हम कहते हैं अपना बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी दिन एग्ज़ाम में आ गया तो फिर मेरे को याद कर लेना, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर ना आए तो किसी को सुना देना। ज़्यादा पढ़ने से कोई भी हर्ज नहीं होता, ठीक है, अपच नहीं करता ज़्यादा खाने की वजह से, ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, ठीक।
आर्टिकल 19 क्या कहता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, इसके अंदर बेसिकली 6 चीज़ें आएंगी, ठीक है, एक्चुअली 7, पर 7वें वाले को उठाकर आर्टिकल 300 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, तो उसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, आपके सिलेबस में बस 32 तक है, उसमें भी कुछ कुछ आर्टिकल्स को उड़ा दिया गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है ये देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, किस चीज़ का भाई, फ्रीडम के बारे में पढ़ लिया ठीक है, पर किस चीज़ का, तो फ्रीडम टू स्पीक है, स्पीच, ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच है, और साथ ही साथ एक्सप्रेशन का भी फ्रीडम है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपको बोलना है, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब मैंने कुछ पढ़ा दिया, मान लो आपको कुछ वो बात ठेस पहुँच गई, गलत लग गई, तो आपके पास फ्रीडम है, आप मेरे ऊपर कमेंट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को कट लेकर आप उसका एक्सपोज कर सकते हो, पायरेट एजुकेशन एक्सपोज, आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। वही कई राज्यों में नहीं होता, कई राज्य नहीं, कई अदर कंट्रीज़ में ये फ्रीडम नहीं मिलता, ठीक है। जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इसके अंदर देखें तो इंसान जो है वो क्या करते हैं, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को टारगेट करते हैं, उसके बारे में भला बुरा करते हैं, ठीक है, भला बुरा कहते हैं। इनके पास फ्रीडम है, ये फ्रीडम किसने दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है, ठीक है, जिसे वही लोग चला रहे हैं, राइट। तो हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है और फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, और आपके पास खास ही साथ मतलब इस फ्रीडम के अंदर भी आपके पास आएगा कि आपके पास बोलने का फ्रीडम है, आपके पास साइलेंस रहने का भी फ्रीडम है। जैसे कि मान लो किसी महान इंसान का डेथ हो जाता है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम का डेथ हुआ, या फिर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का डेथ हुआ था, तो हम क्या करते थे, मौन बैठ जाते, ठीक है, 2 मिनट का हम लोग मौन लेते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे मौन लेने से उन्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, हमें बहुत अंदर से दुख हो रहा है, इसलिए हम साइलेंट रहते हैं। तो अगर मान लो किसी ने आपको बहुत भला बुरा कह दिया, ठीक है, और आपको गुस्सा आ रहा है, पर आपको चुप रहना है, ठीक है, मतलब आपके पास ऐसा हक है, अगर आप चुप रहोगे तो वो बोलेगा तू बोल बोल बोल, मैंने तेरे को बोला तो मेरे को काउंटर अटैक है, ऐसा वो नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि आपके पास क्या है, फ्रीडम टू साइलेंट है। तो अगर कोई बात जिसको आपको बोलना नहीं है, मतलब आपको पता है कि उसे बोलने से आर्गूमेंट्स रेडी हो जाने वाले, मतलब तैयार हो ही जाएंगे, तो आपके पास राइट है कि आप उसके लिए साइलेंट रह जाओ, ठीक है, आप बोले हाँ भाई बोल दे, जितना बोले मैं तो बस सुनने के लिए बैठा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो स्पीक के लिए फ्रीडम है, साइलेंस के लिए फ्रीडम है, और एक होता है आरटीआई रिसेंटली ऐड किया गया था। आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले हमारे पास सिर्फ फ्रीडम टू स्पीक आया था, मतलब बोलने का फ्रीडम, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, ठीक है, हो गया हमारे पास फ्रीडम ख़त्म। मेरे को काउंटर अटैक करना है, आपकी बात मेरे को बुरी लग गई, मेरे को उसका काउंटर अटैक करना है, इसका फ्रीडम मेरे पास नहीं था 2009 से, शायद 2009 से पहले मेरे पास इसका फ्रीडम नहीं था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का फ्रीडम मेरे पास नहीं था। लेकिन 2009 के पास इसे भी जोड़ा गया, अरे भाई जब 2 लोग बोलेंगे फिर तीसरे बार भी तो उन्हें बोलना चाहिए ना, इसका फ्रीडम उन्हें 2009 के बाद मिला। तो इसे बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि अगर किसी ने आपको बोला उससे आप वापस से बोल सकते हो, ठीक है, साइंस बता दिया। फिर आते हैं मीडिया, ठीक है, मीडिया के पास जो फ्रीडम है ना वो सभी इंसान के पास है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, पर मीडिया क्या करता है, अपने फ्रीडम का बहुत गलत इस्तेमाल करता है। आप सबने देखा होगा वो एक बात को करके बड़ा सा पहाड़ बना देता है, राइट। जैसे कि अगर देखें रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो उनका जो डेथ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो सबको लग रहा था मर्डर है, सुसाइड है, और उसे पहुँचा दिया गया कि उन्हें ड्रगिस्ट बोला गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या बोला, उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, इन सब के बारे में कितने ज़्यादा उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए, बेचारे मरने के बाद में इतने ज़्यादा उनका नाम खराब किया गया। और ये सब किसने किया, हमने, तुमने, किसी ने नहीं किया, किसने किया, इस मीडिया ने किया, सबके दिमाग के अंदर इसी ने जहर भरा। इसने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते हैं, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स भी लेते थे, है ना। तो मीडिया अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहा है, पर एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग, इसके लिए भी एक रूल है, एक ऐसा आर्टिकल है कि अगर आप किसी को ठेस पहुंचा रहे हो तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, पर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसा, शायद इसलिए क्योंकि दिखाया जाता है ना कि अगर मीडिया के ऊपर तुमने हाथ उठा दिया तो वो बड़ा बवाल बन जाएगा, ऐसा, तो शायद इस वजह से। तो फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू साइलेंस, आरटीआई, इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है मीडिया के पास भी, ठीक है। और फिर जो आर्टिकल 19 है, इसका सेकंड पार्ट ये कहता है, जैसे समझो कि आप बहुत बड़े एक लीडर बने, या फिर आप बहुत बड़े बिजनेस बने, एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, तो आप गए टेड टॉक के अंदर,
वहाँ पर जाकर आपने बहुत अच्छी खासी स्पीच दी। अब उस टेक टॉक के अंदर मान लो 500 लोग मौजूद थे, ठीक है। उस 500 लोग में से 150 लोग आपके स्पीच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए और वो चाहते हैं कि वो आपसे दोबारा टेक टॉक की बातें सुने, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने टेक टॉक अरेंज करवाए, तो आपने एक असेंबली करवाई होगी, ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ भाषण देना है, मेरे को बोलना है, ठीक है। तो ये करवाया, तो इसका जो राइट है वो भी यहाँ पर लिखा है इसी 19 के अंदर। सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, किस चीज़ का? फ्रीडम टू असेंबली। पर आपने बुक में देखा होगा, यहाँ तक तो ठीक है, फ्रीडम टू असेंबली है, बट विथ नो आर्म्स, ठीक है। बट विद नो आर्म्स मतलब क्या? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टेड टॉक लिया, आपने एक डाइनिंग मतलब आपने एक हॉल बुक किया, उसके अंदर आप टेड टॉक लेने वाले हो, लेकिन आपका टेड टॉक क्या है कि अब तो हमको लड़ाई कर देना है, अब हमको वर्ल्ड वार 4 ला देना है, हमको ये युद्ध कर देना है, हमें वो इसको ख़त्म कर देना। अगर आपका ये सब मतलब आपका ये सब इंटेंशन है कि किसी के ऊपर अटैक कर देना है, आप बम बारूद लेकर आए हो कि आज तो इसको उड़ा ही देना है, अगर आप इस सब चीज़ों के लिए अगर आप टेड टॉक करवा रहे हो या फिर कुछ भी करवा रहे हो, स्पीच दे रहे हो, तो आपको जेल हो सकता है, ठीक है। और आपके साथ साथ जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी हो सकता है, और जिनके पास भी बंदूक बारूद जो भी चीज़ें हैं, लकड़ी वकड़ी, सॉरी, तो जिनके पास जो भी सारी चीज़ें हैं उन सबको भी क्या हो सकता है? जेल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आप एक स्पीच दोगे तो बहुत सारे लोग सुनने आएंगे, बहुत सारे लोग में से मान लो 150 लोग प्रभावित हो गए, इंस्पायर हो गए। तो इसके बाद आता है हमारे पास पार्ट 3, 19 का पार्ट 3, जो कि ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम है, फ्रीडम टू यूनियंस बनाने का, ठीक है। मतलब आपके पास आपका एक पूरा टीम हो जाएगा, आपको एक संगठन बनाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। आप पूरे फ्री हो। अगर मान लो जैसे आपने स्पीच दिया, आपसे 150 लोग इंस्पायर हो गए, उन्होंने आपने दोबारा दिया, वो लोग और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गया, वो चाहते हैं कि हम आप ही के साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे सब आपके लिए, ठीक है। तो उनके पास फ्रीडम है, और साथ ही साथ आपके पास भी फ्रीडम है कि आप क्या कर सकते हो, एक संगठन बना सकते हो, आप अपनी ही पार्टी बना सकते हो, जैसे कि RSS है, तो आप कुछ भी बना सकते हो अपना, अब ठीक है, अपने नाम से या फिर कोई भी पार्टी का नाम से या फिर कुछ भी आप बना सकते हो, ये भी आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम टू मूव है, ठीक है, फ्रीडम टू मूवमेंट। मतलब अगर आप चाहो तो अपने संगठन को लेकर, मैं इस संगठन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि मैंने अभी क्या क्या बताया। ये 6 जो पॉइंट्स हैं ना वो यूजुअली लोगों को याद नहीं रहते, तो इसके लिए सबसे सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने स्पीच दिया, आपके स्पीच से क्या हुए, लोग प्रभावित हुए, तो फिर आपसे मिलने की कोशिश की, और ज़्यादा प्रभावित हो गए, इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ जाएँ, तो वो आपके साथ जुड़ गए, तो आपने एक संगठन बना दी। अब संगठन बना ले तो भाई आप उसको लेकर अलग अलग जाओगे, अलग अलग जगहों की, भाई एक टेड टॉक में मैंने 150 लोगों को प्रभावित कर दिया, क्या पता अगले टेड टॉक में 250 लोगों को प्रभावित कर दूँ, क्या पता अगले में 1000 लोगों को प्रभावित कर दूँ, है ना। तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, तो उसके लिए ही आता है हमारे पास फ्रीडम टू मूवमेंट। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है, मतलब सबके, ऑब्वियसली सबके लिए है, ठीक है। मतलब आपके पास छूट है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, आप कहीं भी घूम जा सकते हो, ठीक है। तो फ्रीडम टू मूवमेंट इसी का कहते हैं। फिर आता है हमारे पास 5th पॉइंट, जो कि ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम है रिसाइड। मतलब आपको मान लो कोई जगह पसंद आ गई, ठीक है, आप घूमते घूमते गए कन्याकुमारी में, आपको पता चला ओ भाई साहब क्या ही मस्त जगह है, इतनी अच्छी जगह, ये तो पूरा स्वर्ग है, ठीक है, अच्छा खासा वेदर है, अच्छे हरियाली दिख रही है, तो आपने सोचा कि अब तो मैं यहीं पे रहना, ठीक है, मेरे को तो यहीं पे सेटल होना है। तो आपके पास अधिकार है, आपके पास राइट है, आप फ्री हो, आप लड़ सकते, आप रह सकते हो वहाँ पर, ठीक है, लड़ने आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है। ये था 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट ये कहता है कि आपके पास फ्रीडम है टू परस्यू एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन उस जगह पे रहकर। मतलब आप कन्याकुमारी में गए, ठीक है, मान लो आप गुजरात में रहते थे, ठीक है, तो गुजरात के अंदर आप टीचर थे, ठीक है, तो लेकिन आप चाहते कि कन्याकुमारी के अंदर आप जो, मान लो आप गुजराती टीचर थे, तो
कन्याकुमारी में तो भाई सिर्फ और सिर्फ केरला के लोग बसे हुए हैं, तो वहाँ पर जो लोग होंगे वो उन्हें शायद गुजराती ना समझ में, और आपने पता चला है कि आपने सिर्फ और सिर्फ गुजराती के अंदर ही पीएचडी कर रखी है और सारे टीचर में उतने ज़्यादा मतलब महारत नहीं हो, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर जाकर कोई भी और प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी और ऑक्यूपेशन के लिए काम कर सकते हो। आप चाहें तो आप कॉफ़ी बना सकते हो, राइट, आप चाहें तो अपना कैफेटेरिया खोल सकते हो, आप चाहें तो एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी राज्य, किसी भी शहर के अंदर जाकर आप अपने मन का बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर वो नहीं आएगा कि भाई ये बंगाली का इलाका है, यहाँ पर बिहारी नहीं दिखते, ऐसा वाला चीज़ नहीं आता। इसलिए आप देखे होंगे कि अधिकतर हर एक शहरों के अंदर आपको हर एक टाइप के दुकानदार दिखते होंगे, ठीक है, हर एक टाइप के टीचर। पता चला कोई टीचर गुजराती है, कोई टीचर बिहारी है, कोई टीचर महाराष्ट्र से आया है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो पाया है, इन्हीं फ्रीडम्स की वजह से, ठीक है। सो आई होप आपको आर्टिकल 19 समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर एक फैक्ट बोलें तो इस राइट टू फ्रीडम के अंदर लिखा तो है आपके पास, आपकी बुक के अंदर 19 से 22 तक है, बट आपकी पूरी बुक जो है ये सिर्फ इस 19 के अराउंड ही घूमती है। कुछ है जो कि दो और चीज़ें, पहले तो लिमिटेशंस, वो समझ लेते क्या आता है। लिमिटेशंस ये कहते हैं कि अगर मान लो आपने कोई भी काम करना शुरू किया, ठीक है, तो आप कर रहे हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कि दूसरे धर्म, दूसरे जाति, दूसरे क्रीड को अफेक्ट कर रहा हो, उसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उस वक्त सरकार आपके ऊपर कानूनी तहत से कार्रवाई कर सकती है। या फिर आपने कुछ काम किया जिसके कारण जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। जैसे मान लो आपने बिज़नेस खोला, ठीक है, अब बिज़नेस खोले और उसके अंदर आपने पता चला कि आपने इनकम टैक्स भरा ही नहीं है, ठीक है, तो आपके ऊपर रेड पड़ सकती है, ठीक है। तो ये थे इनकी लिमिटेशंस कि आप जो भी काम करें अपने दायरे के अंदर ही करें, उससे ज़्यादा ना निकले। चलिए अब समझते हैं कि हमारे पास ये जो लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये क्या कहता है। तो इसके अंदर आपको शायद 5 पॉइंट्स दिखे होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि मान लो आपको या फिर किसी को भी, आप तो अभी बहुत छोटे हो तो जाहिर सी बात नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल में बस आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ पाओ, ठीक है, मतलब दायरे में आओ। तो मान लो किसी को पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है, ठीक है, पकड़ने के बाद उस व्यक्ति के पास अधिकार है, उसके पकड़ने के पास क्या है, राइट है कि उसे पता तो चले भाई मेरे को गिरफ्तार किस लिए किया गया है। पता चला वो जेल में पहुंच गया, वो अरे मैंने किया क्या था वे, ऐसा होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए उसके पास हक होता है कि वो पूछ सके कि मतलब मेरे को बता तो दो मैंने किया क्या है, ताकि मेरे को जो जुर्म मिले उसके हिसाब से मैं सह सकूं, है ना। तो पता तो चले कि जुर्म क्या है, इसका भी हक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि मान लो आप उस व्यक्ति को पता चला कि अच्छा ठीक है मैंने ये काम किया है, पर मेरे पास इसके और भी सारे, मतलब मैं इस केस से लड़ सकता हूँ, तो उसके पास हक है कि वो खुद का एक लॉयर बुला सकता है। तो वो लॉयर बुला सकता है अपना पर्सनल, ठीक है, या फिर वो हो सकता है तो वो खुद में ही लॉयर बन सके, मतलब अगर उसने पढ़ाई की होगी तो वो खुद से लॉयर बन सकता है, जैसे कि रुस्तम मूवी में हुआ था, जैसे रुस्तम पावरी ने किया था, ठीक है। फिर ये कहता है कि कई बार होता ये है कि जो पुलिस है वो पकड़ तो लेती है, लेकिन वो क्या करती है 24 घंटे के लिए कस्टडी में लेती है, ठीक है। 24 घंटे लिए पुलिस अपने कस्टडी में रखती है और इसके अंदर खूब सुताई होगी, खूब पीटा जाएगा, बहुत मारा जाएगा। अगर 24 घंटे बाद भी पुलिस इसका जो राइट है, मतलब बेसिकली ये जो राइट ये कहता है कि 24 घंटे तक कस्टडी में रहने के बाद उस इंसान को कोर्ट के अंदर पेश करना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ही रखा है तो जाहिर सी बात है उस पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई हो सकती है। तो थर्ड पॉइंट ये कहना है कि 24 घंटे के कस्टडी के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। अब वो चाहे तो अपना लॉयर बुला ले या फिर खुद ही लॉयर बन जाए। फिर चौथा पॉइंट ये कहता है कि आप अपने विटनेस नहीं बन सकते, आप अपने विटनेस नहीं बन सकते। मान लो किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि तुमने ये काम किया है, ठीक है, तो उस काम को आपने किया है कि नहीं किया है उसे किसी और ने नहीं देखा है, पर आपको पता है कि आपने वो काम नहीं किया है, तो आप नहीं बोल सकते कि मैं खुद का गवाह बन रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आपको या तो कहीं से CCTV कैमरा में से ढूंढ के लाओ कि देखो भाई मैंने नहीं किया है ना। आप खुद के गवाह नहीं बन सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर
कोई भी अपने आप को क्यों फंसाना चाहेगा, कोई भी चाहेगा ना तो मैं इस भीड़ से जल्दी निकल सकूँ, तो वो हो सकता है झूठी गवाही दे दे। तो आप खुद के विटनेस नहीं बन सकते। और 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, ठीक है, तो उससे उस क्राइम की दूसरी बार सज़ा नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब सिंपल से एग्जांपल से देखो कि जैसे लालू यादव, सबने सुना होगा, बिहार के मुख्यमंत्री थे पूर्व। तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने चारा घोटाला किया था। मतलब कुछ चारा आया था जिससे उन्होंने बोला था कि मैंने इसे, ये जो चारा है इसे मैंने गाय बकरियों मतलब गाय जहाँ पे गाय और भैंस रखी जाती है वहाँ पे मैंने इसे डिलीवर कर चुका है, बट एक्चुअली में उन्होंने नहीं किया था। तो इन्हें जेल हुई थी और शायद वो पिछले साल में निकल भी चुके थे। तो इनका चारा, मतलब इनका जो भी जेल था वो कंप्लीट हो गया, ओके, जितना भी टाइम था जिनको जेल में रहने का वो कंप्लीट हो गया। अब हो सके तो ये 2024 वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करें, तो उस पोजीशन पे जाकर 2024 के अंदर उन्हें कोई भी नहीं बोल सकता कि अरे भाई तुमने तो चारा घोटाला किया है तो तुम जाओ जेल में, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उन्होंने अपनी जो सज़ा थी वो काट चुके हैं, उनका जो सज़ा का जो ड्यूरेशन था वो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद वो बाहर आए हैं। तो अब उन्हें वापस से जेल में कोई भर्ती नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो दूसरा कोई कांड ना करते, ठीक है। तो मतलब आपको एक जुर्म के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा होगी। जैसे कि अगर मान लो आप एक दिन में निकले और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपका चालान कटेगा, ठीक है। और अगर मान लो फिर दूसरी बार भी आपने हेलमेट ना पहनते हुए उसी दिन पकड़े गए, तो वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो फिर से आपका चालान नहीं काटेगा, क्योंकि आपने एक बार चालान भरपाई कर सकी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन के अंदर एक बार चालान भर दो उसके बाद दिन भर बिना हेलमेट के घूमते रहो, ऐसा नहीं करना है। हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ठीक है। तो 5वां पॉइंट लिख देते हैं कि एक क्राइम के लिए एक बार ही सज़ा होगी, ठीक है। और ये सारे पॉइंट आपको इंग्लिश में लिख लेना है, और नहीं समझ में आ रहा हो कहाँ से लिखना है तो अपनी बुक को फॉलो करें। बुक के अंदर सारी पॉइंट्स है, क्योंकि मैंने सारी पॉइंट्स ही बुक से निकाली है। आप अगर बुक ही सामने लेकर बैठे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये पॉइंट्स यहाँ से उठाए हैं, ये वाली लाइन है, इसे मार्क कर लेते हैं। जो दीदी बोली वो ये वाली लाइन, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो था, हमारे पास 2 टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए एक्चुअली। पहले तो हमने पढ़ लिया राइट्स ऑफ इक्वालिटी क्या है, फिर राइट ऑफ फ्रीडम क्या है। आगे देखते हैं कि हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस क्या है, जिसके अंदर 23 और 24वां एक्ट आर्टिकल आएंगे। चलो अब देखते हैं।